नमस्कार। आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस यानी कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे। यह दिन वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिसे 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में अपनाया गया था। आर्द्र भूमियां अधिकतर पानी से ढकी रहती हैं। और आर्द्रभूमि होती क्या है, जरा सा इसको, एक ऐसा भूभाग है जहां के परितंत्र को बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। हालांकि 8 महीने करीब देखेंगे ईरान के राम शहर में 1971 में पारित एक अभिसमय कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि ऐसा स्थान है जहां वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। रामसर अभिसमय के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर वर्तमान में कुल 1929 से अधिक आर्द्र भूमियां हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो आर्द्र भूमि वह स्थान है जहां भूमि स्थायी या मौसमी रूप से पानी से ढकी रहती है। यह ताजा या खारा पानी या इनके बीच का कहीं भी हो सकता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के अनुसार किसी को स्थान को आर्द्र भूमि कहलाने के लिए इसे वर्ष की कम से कम कुछ अच्छी अवधि के लिए पानी से भिगोना या भरा होना चाहिए। आर्द्र भूमियां प्राकृतिक जल फिल्टर का काम करती हैं। आर्द्र भूमियां भारी धातुओं और फास्फोरस जैसे प्रदूषकों को रोक सकती हैं और घुली हुई नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने में भी सहायता कर सकती है। बहुत बड़ा काम है इनका फिल्टर करने का। आर्द्र भूमि क्षेत्र निलंबित ठोस पदार्थों को भी तोड़ सकते हैं और इस प्रकार हानिकारक बैक्टीरिया को निष्कर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। भारी बारिश के दौरान आर्द्र भूमियां उर्वरक अपवाह को अवशोषित कर सकती हैं, जिससे यह कृषि क्षेत्रों में एक मौलिक संपत्ति बन जाती है और यूट्रोफिकेशन और मृत क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए आर्द्र भूमियों को आमतौर पर परिदृश्य की किडनी कहा जाता है, जैसे इंसान की किडनी जैसा ही काम करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आर्द्र भूमियां पानी को साफ करती है, फिल्टर करती हैं और संग्रहित करती हैं, जिससे पृथ्वी के इकोसिस्टम को यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की गुर्दे के रूप में कार्य करना होता है। आश्चर्यजनक रूप से आर्द्र भूमियां पानी में निहित 60% तक धातुओं को हटा सकती हैं और अपवाह से 90% तक तलछट को रोक सकती हैं और 90% नाइट्रोजन से छुटकारा दिला सकती हैं। वे ऐसा मुख्य रूप से पौधों द्वारा ग्रहण करने और मिट्टी से अंतर्स्राव के माध्यम से करते हैं। वर्षा वनों की तुलना में आर्द्र भूमियां 50 गुना अधिक कार्बन संग्रहित कर सकती हैं। ये खास बात है इसकी। अगर आर्द्र भूमियों से आच्छादित पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन उनकी कार्बन ग्रहण क्षमताएं अद्भुत है। आर्द्र भूमियां विशेष रूप से पीट आर्द्र भूमियां वर्षा वनों की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन यानी कि गर्मी रोकने वाली गैस जमा कर सकती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है वेटलैंड। इसका मतलब यह है कि वे पृथ्वी की सतह का लगभग 3% ही कवर करते हैं और दुनिया के कुल कार्बन का 1/3 तक भंडारित करते हैं, 1/3। विशेष रूप से आर्द्र भूमियां जानवरों और पौधों के कचरे में मौजूद पदार्थों को फिल्टर कर देती हैं और उन्हें लॉक कर देती हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमियों का जीवन काल बहुत लंबा होता है और इसका मतलब है कि वे कार्बन को वायुमंडल से बाहर रखने की टिकाऊ और दीर्घकालिक प्रणाली के रूप में बहुत योग्य हैं। अगर हम भारत में आर्द्र भूमि की बात करें तो भारत सरकार में शुष्क भूमि को भी रामसर आर्द्र भूमियों के अंतर्गत ही शामिल किया गया। शुष्क भूमियों को भी वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र भूमियां हैं, यानी कि अधिसूचित है वेटलैंड। 2010 में 38 नए वेटलैंड को शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है।
इन वेटलैंड के रजिस्टर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड्स के तहत उन आदि भूमियों को भी शामिल किया जाता है जो खतरे में हैं अथवा आ सकती हैं। इसके अनुसार भारत में केवलादेव राजस्थान और लोककटक झील मणिपुर खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियां हैं। चिल्का झील उड़ीसा की इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो पानी अब फिल्टर नहीं करती। किडनी काम करना बंद गया। भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 भारत और 2011 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 की अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम के तहत आर्द्र भूमियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है, यानी टोटल वेटलैंड इतने प्रकार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं? पर्यावरणीय आर्द्र भूमियां जैसे राष्ट्रीय उद्यान, गरान आदि। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियां समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्र भूमियां जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती हों। समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई किंतु 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल ऐसी आर्द्र भूमियां जिनकी पहचान प्राधिकरण ने ही की हो। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होंगे। इस अधिनियम के तहत 38 नई आर्द्र भूमियां पहचानी गई हैं। ये खास बात है इसकी कि 38 नई और उसमें वेटलैंड आ गए। क्या आपके गांव के जो तालाब हैं बहुत बड़े बड़े जो 4 हेक्टेयर से बड़े हैं वो भी एक तरीके से वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनकी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे तालाबों को साफ सफाई में ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक लंबे समय के बाद में देखा जाए तो चिकनी जमीन हो जाती है नीचे की लगातार पानी पड़े रहने से, और ऑक्सीजन की मात्रा और फिल्टर की कमी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से वेटलैंड भी वो बंद हो जाता है और फिर वो एक दलदल भूमि के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, ना कोई पक्षी होते हैं, ना जीव जंतु होते हैं। और इंसान तो खैर अगर गलती से फंस गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कई बड़े तालाबों में भी होता है जहां कुछ बच्चों की कभी कभी जानें चली जाती। तो यही था आज की वेटलैंड का दिन और खास बात आर्द्र भूमि के बारे में। हो सकता है आपके कहीं काम आए और आपके लिए महत्वपूर्ण हो अपने प्रतियोगिताओं के लिए।